एस सी वर्मा सिंपल हार्मोनिक मोशन का न्यूमेरिकल 22। फाइंड द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ईच स्प्रिंग shown in figure when the block is in equilibrium. Also find the time period of vertical oscillation of the block. तो इस 22 न्यूमेरिकल में इस तरह की सिस्टम दी हुई है। यहाँ पे 3 स्प्रिंग्स कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन और हर एक स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग होगा। जैसे कि इसे कहते हैं स्प्रिंग 1, इसे कहते हैं स्प्रिंग 2 और ये होगी स्प्रिंग 3। तो ये तीनों, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1, इसका K2, इसका K3 और इस थर्ड के एंड को यहाँ पे मास M कनेक्ट किया हुआ है और ये एंड कनेक्टेड टू ईच अदर वन आफ्टर द अनदर। इस तरह से स्प्रिंग को कनेक्ट किया, मतलब भाई सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। अब इस केस में हमें कहा कि फाइंड पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ईच स्प्रिंग, हर एक स्प्रिंग में कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर की है ये फाइंड करना है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ये क्या होती है, ये होती है 1/2 स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू उसका मेन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसका स्क्वायर। अब सपोज इस स्प्रिंग 1 के लिए अगर पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है तो इसे किस तरह से हमें लिखना पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी फॉर स्प्रिंग 1, फॉर स्प्रिंग 1। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी, लेट से पोटेंशियल एनर्जी 1 इज इक्वल टू 1/2 उस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K1, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 और उसका डिस्प्लेसमेंट। अब इसका डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे मास लगाया हुआ है, पहले उसकी नेचुरल लेंथ होगी हर एक स्प्रिंग की। यहाँ पे मास लगाने के बाद यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रहा है mg। तो इस फोर्स के कारण जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, सपोज लेट से x डिस्प्लेसमेंट हुआ इस ब्लॉक का, तो एक टोटल लेंथ का x डिस्प्लेसमेंट होगा। तो टोटल लेंथ का x डिस्प्लेसमेंट होगा तो हर एक स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग होने के कारण हर एक स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट भी अलग अलग होगा। तो मान लेते कि जैसे कि पहली स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट अगर यहाँ पे x1 हुआ है, इस स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट x2 हुआ है और इस स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट x3 हुआ है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करते समय हमें K1 और x1, यहाँ पे x1 लिखना पड़ेगा और इसका स्क्वायर। लेकिन x1, x2, x3 हमने मान लिया है कि मान लेते हैं इसका कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, वो हमें नॉन टर्म में लिखना पड़ेगा। और नॉन टर्म कौन कौन सी है, तो ये m मास दिया हुआ है, मतलब mg दिया हुआ है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है। तो हर एक स्प्रिंग पर जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स सेम लग रहा है mg। ये तीनों स्प्रिंग पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो स्प्रिंग फोर्स सेम लग रहा है mg। तो वो फोर्स जैसे लगेगा इसका एक्सटेंशन होगा तो स्प्रिंग में रिस्टोरिंग फोर्स, हर एक स्प्रिंग में रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होता है, वो होता है F = kx - kx। तो स्प्रिंग 1 में वो फोर्स कितना होगा, F1 = माइनस मैग्नीट्यूड लेना है हमें K1x1 और ये फोर्स कितना है mg, इतना फोर्स है। तो एक फोर्स m और एक g। तो इस इक्वेशन से x1 हमें मिल रहा है, कितना आएगा वो mg / K1। तो ये वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करते हम तो इक्वेशन 1 और ये 2, पुटिंग 2 in 1 हमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग 1 मिल जाएगी। वो कितनी है, 1/2 K1 और x1 स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर आएगा m² g² और ये K1 स्क्वायर। तो एक K1 कैंसिल होगा और ये पोटेंशियल एनर्जी हमें मिल जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग 1 = 1/2 g² / K1। ये होगी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग 1। उसी तरह से यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग 2 फाइंड करेंगे। तो यही स्टेप्स अभी फॉलो करनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी फॉर स्प्रिंग 2 फाइंड कर रहे हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग 2 क्या आएगा, 1/2 उस 2 स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K2, उसका डिस्प्लेसमेंट x2²। तो यहाँ पे इस फॉर्मूला से डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्प्रिंग 2 पर mg फोर्स होगा और अपवर्ड डायरेक्शन में रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे K2x2 होगा। तो हमें x2 की वैल्यू मिल रही है यहाँ पे mg/K2। तो ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं। तो
देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग 2 हमें मिल रही 1/2, ये K2 और ये X2 स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो ये m स्क्वायर, ये G स्क्वायर, K2 स्क्वायर, ये K2 यहाँ पे कट होगा और हमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन 2 कितनी मिल रही है 1/2 m स्क्वायर G स्क्वायर डिवाइडेड बाय K2। इस सिमिलर प्रोसेस करेंगे हम पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग 3 के लिए। सिमिलर प्रोसेस फॉर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग 3, वो कितना आएगा 1/2 K3 X3 स्क्वायर, तो अगेन mg और रिस्टोरिंग फोर्स होगा K3 X3, तो ये X3 कितना आ जाएगा mg डिवाइडेड बाय K3। देयरफॉर इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करते x3 की, तो पोटेंशियल एनर्जी इन 3 इज इक्वल टू 1/2 K3 और ये x3 का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर m स्क्वायर G स्क्वायर K3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर यहाँ पे कट होगा और ये पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग 3 मिलेगा 1/2 m स्क्वायर G स्क्वायर डिवाइडेड बाय K3। तो इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग 1, 2, 3। इसी न्यूमेरिकल हमें कहा है कि फाइंड टाइम पीरियड ऑफ वर्टिकल ऑसिलेशन ऑफ ब्लॉक। तो इस ब्लॉक का जो इसे ब्लॉक को अगर हम यहाँ पे डिस्टर्ब करते, इसे थोड़ा सा डिस्प्लेस करते, तो ये वर्टिकली ऑसिलेट होगा और उसका टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम का फॉर्मूला आता है 2π√, जो भी ब्लॉक होगा उस ब्लॉक का मास डिवाइडेड बाय √, में ही k, लेकिन एक k सिस्टम का स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। यहाँ पे 3 अलग अलग स्प्रिंग होगी, तो 3 अलग अलग स्प्रिंग का इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू होगी k इक्विवेलेंट। तो स्प्रिंग कांस्टेंट कितना आएगा यहाँ पे, तो ये 1/k इक्विवेलेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 1/k इक्विवेलेंट। तो अगर सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए जो भी जितने भी स्प्रिंग्स सीरीज में होगी उनका इनवर्स का एडिशन मतलब 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3, ये होगा इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट। ये वैल्यू अगर यहाँ पे पुट कर देंगे हम, तो हमें टाइम पीरियड t इज इक्वल टू मिलेगा 2π√m, ये वैल्यू मतलब 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3, ये होगा टाइम पीरियड। इसे अगर नंबर दे देते तो इसे सॉल्व भी करना पड़ता, तो वो किस तरह से हो जाता, तो 1/k इक्विवेलेंट, इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करते तो ये वैल्यू यहाँ पे होगा, ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, तो ये कितना आ जाएगा, तो पहले एक 2 स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट अगर हम फाइंड कर देते तो 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ये दोनों का इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, ये k1 प्लस k2 डिवाइडेड बाय k1 k2 प्लस 1/k3। अब ये एक स्प्रिंग का कांस्टेंट और एक दूसरे का, तो इसे सॉल्व करते हैं तो ए से मल्टीप्लाई होगा, तो ये k1 k3 प्लस k2 k3 और ये इसे मल्टीप्लाई होगा k1 k2 डिवाइडेड बाय ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन k1 k2 k3, ये आ रहा है k इक्विवेलेंट की वैल्यू। ये वैल्यू अगर हम इसे यहाँ पे पुट कर देते इसके लिए, तो टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2π√m/k और 1/k, इसकी वैल्यू ये आएगी, तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू आ रही है यहाँ पे k1 k2 प्लस k1 k3 प्लस k2 k3 डिवाइडेड बाय k1 k2 k3।